Today I bringing another video topic of UPSC Civil Service and West Bengal Civil Service Examination. It is basically from mains, and today I discussing about in Hindi language. तो आज मैं हिंदी में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेंस पेपर्स है और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो मेंस पेपर है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एक पार्ट होता है उसके कैसे किस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और सैम्पल क्वेश्चंस कैसा है, तो मैं कुछ इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आज। तो आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो दिख रहा है वो बंगाली नहीं समझ पाते, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो आप लोग जो आप लोग बंगाली में हैं और जो आप लोग अदर्स लैंग्वेज में हैं, सो आपका जो इंग्लिश लिखा है इधर वो थोड़ा आप लोग को दिख लेना थोड़ा। So sample questions for mains, it also useful for the preliminary and preliminary part. तो अभी ये बात है कि अभी इस साल तो यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं हो चुका पैंडेमिक की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो इस साल शायद अक्टूबर में होगा, 2021 का अक्टूबर में होगा। और WBCS जो एग्ज़ाम वो भी पोस्टपोन हुआ था, मेंस भी पोस्टपोन हुआ था। तो इस साल शायद वो अगस्त में हो सकता है। मेंस का डेट अभी शायद मैंने नहीं देखा, तो उसके बाद में ही शायद होगा मेंस का। तो वो जो मेंस में जो एक पेपर है वो जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 और पेपर 3 WBCS और यूपीएससी के लिए, तो ये एक अच्छा मार्क्स कैरी करता है। हालांकि WBCS में तो MCQ क्वेश्चंस बेस्ट है और यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में 250 मार्क्स का है और WBCS में MCQ टाइप्स का है। तो WBCS में MCQ टाइप होने की वजह से भी आपको MCQ ना ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट थॉरली पढ़ना चाहिए। और जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों को कंप्लीट एक बुक लिस्ट दिया था और यूट्यूब चैनल एंड इंटरनेट का सोर्स दिया था, तो इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो मैं वीडियो तो कैसे क्वेश्चंस आने का इस बार चांसेस है, तो मैं आज थोड़ा उसका सैम्पल दिखा रहा हूँ और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिखना है और कैसे इसका क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में जो न्यूक्लियर साइंस और जो टेक्नोलॉजी का जो अभी जो ग्रोथ चल रहा है, हालांकि कुछ 10-15 साल से जो चल रहा है, उसका एक अकाउंट आपको देना है, एक ब्रीफ अकाउंट। और व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इंडिया। फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम का जो एडवांटेजेस है उसका भी एक कुछ लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ टू बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड फार्मर्स। किसान के लिए, जो फार्मर्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना अभी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, एक्चुअली इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना इम्प्रूव कर रहा है, वो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई इज़ देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। हाउ हैज़ इट दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। अभी हालांकि बायोटेक्नोलॉजी की एक्टिविटी बहुत ही हमारे देश में चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का फार्म और मतलब प्लांट से बहुत सारे जगह में अभी हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का सारा की बहुत डेवलपमेंट स्टेज में है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यूजेस। तो अभी बायोफार्मा जो इंडस्ट्री है, हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, सर्जिकल आइटम्स, मेडिसिन और कुछ जो सामान फार्मा इंडस्ट्री से आते हैं, तो बायोफार्मा इंडस्ट्री से इस बायोटेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट मिल रहा है। So how has this activity benefited the field of biopharma? बायोफार्मा इंडस्ट्री कितना लाभ उठा पा रहा है इस बायोटेक्नोलॉजी से, एंड हाउ has this activity benefited the field of biopharma? बायोफार्मा इंडस्ट्री कितना उपकार मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ से। सो और एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की से थोड़ा बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड है। स्टेम सेल थेरापी इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया टू ट्रीट ए वाइड वेराइटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस लाइक ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर, थैलेसेमिया, जो हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चरल मतलब कि जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का, थैलेसेमिया, डैमेज्ड कॉर्निया जो आई का होते हैं, ऑन सेवरल बर्न्स
ओके, तो डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी एंड। तो स्टेम सेल काफ़ी अभी बेनिफिट किया रहा है इस जो मेडिकल कंडीशन है ल्यूकेमिया के लिए, थैलासेमिया, डैमेज सेवरल ब्रांच डिजीज। मतलब स्टेम सेल एक बहुत ही एक लाभदायक एक क्या बोलते हैं, एक लाभदायक एक प्रोग्राम रहा है मतलब मेडिकल साइंस के लिए स्टेम सेल थेरेपी, जो कि काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ, जैसे कि थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया, डैमेज्ड कॉर्निया, सेवरल बर्न्स। तो आपको ये लिखना है डिस्क्राइब ब्रीफली तो व्हाट स्टेम थेरेपी इज़ एंड व्हाट स्टेम थेरेपी क्या है एंड व्हाट एडवांटेज इट हैज़ अदर डिजीज अदर ट्रीटमेंट। मतलब क्या अदर जो इनके अलावा और जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें इसका कैसा एडवांटेजेस स्टेम सेल थेरेपी से मिल रहा है, ये तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में आने का चांसेस है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप थोड़ा लिख लेना, और भी डिटेल्स में आएगा कैसे आंसर लिखना होगा, मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप बनिए रहिए। और एक वीडियो में और एक टॉपिक्स आ रहा है इन्वायरमेंट के पार्ट से। ओके, थैंक यू। जी, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और जनरल स्टडीज़ पेपर 4 फॉर द रेस्ट्रिक्टिव एग्जामिनेशन। एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ इधर। थोड़ा क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल। One of the most and biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing specific examples. तो सैंड माइनिंग के लिए जो लीगल और इलीगल प्रोसेस मतलब मोस्ट बिगेस्ट थ्रेट टू एनवायरनमेंट। सैंड माइनिंग जो हो रहा है हमारे कोस्टल एरियाज़ में, तो उधर में एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो मतलब परिवेश जो है उसके लिए। तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। इसके लिए इंडियन कोस्ट में कितना इम्पैक्ट हो रहा है इसके थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको थोड़ा लिखना है। ओके, एनालिसिस करना है। तो ओके, दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम रिलेटेड एनवायरनमेंट। एक इकोसिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, कैसे होगा कैरिंग कैपेसिटी, किसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, हाउ कैरिंग कैपेसिटी रिलेटेड एनवायरनमेंट, कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वाइल प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन योर रीजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट कितना कैसे इसको जूझता है और कैसे इसको मतलब कि कैसे इसको इंटरेक्शन होता है, इसके लिए आपको थोड़ा लिखना है। व्हाट इज़ वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाई इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। साइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। भारत के 2 रामसर साइट्स को लिखना है एग्जाम्पल्स, एंड रामसर कॉन्सेप्ट्स के लिए थोड़ा लिखना है। भारत में जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बना है 2 एग्जाम्पल्स रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया आपको लिखना है। एंड व्हाट इज़ वेटलैंड, ये आपको बुक में मिल जाएगा, IAS शंकर एकेडमी का बुक और अदर अग्रहरि का जो बुक है, और कोई भी GKB पब्लिकेशन का माजिद हुसैन का जो बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। व्हाट इज़ वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाई इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। Cite 2 examples of Ramsar site from India. Okay. Sikkim is the first organic state in India. What are the ecological, economical benefits of an organic state? सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट भारत में बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक स्टेट होने के वजह से इसको इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको लिखना है थोड़ा ऐसे। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बायोडाइवर्सिटी का जब एक्ट है 2002 साल का, वो कितना हेल्पफुल रहा है वो एक्ट फॉर द कंजर्वेशन के लिए, जो संरक्षण के लिए फ्लोरा एंड फौना का जो कंजर्वेशन है उसके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। और बायोडाइवर्सिटी में इंडिया में इतना बायोडाइवर्सिटी कितना बायोडाइवर्सिटी है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी भाई इंडिया, कितना बायोडाइवर्सिटी का रीजन्स है इंडिया में, इतना कोई बायोडाइवर्सिटी है, वाई बायोडाइवर्सिटी। ओके, देन क्लाइमेट चेंज द ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में बहुत सारे लोग में जो क्लाइमेट का चेंज का जो एक ट्रेंड चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, जो अभी जो अंटार्कटिका और जो मतलब कि पोलर एरिया है उधर भी बहुत मतलब कि बर्फ़ गिरने मेल्टिंग हो रहा है, गलने लगी है। तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इंडिया में कितना इसका इफेक्ट पड़ा है उसका थोड़ा आपका लिखना है। वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
गर्मी कभी किधर भी बारिश ज़्यादा हो रहा है, किधर बारिश नहीं हो रहा है, किधर भी बहुत ठंडा पड़ रहा है, कि ठंड हो रहा है बहुत एरिया, कोई भी रीजन पे बहुत गर्म है, क्यों इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से इंडिया का कितना इफेक्ट हुआ, कितना इस इंडिया में इसका प्रभाव गिरा, इसके लिए आपको थोड़ा लिखना है। हाँ, हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। हिमालय एंड कोस्टल स्टेट का जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इन दोनों पार्ट कितना इफेक्ट हुआ है। हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कोस्टल में जो स्टेट्स हैं हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा, केरल, सो वेस्ट बंगाल, तो इन सारे स्टेट्स में कितना प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो हिमालयन जो एरिया है हमारा, हिमालयन जगह कश्मीर और जो पहाड़ी का जो इलाका है उसमें कितना इसका प्रभाव विस्तार कर रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, इसके लिए आपको लिखना है। ओके, दैट्स मच। और एक टॉपिक जो छूट गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी एनवायरमेंट पेपर GS पेपर 3 और GS पेपर 4 में ही पड़ता है। तो रिहेबिलिटेशन, अब किस टाइप का क्वेश्चन इधर भी आता है, थोड़ा मैं इसको PDF से क्वेश्चन के सैम्पल क्वेश्चन थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और थोड़ा देख लेना। और पहले मैं इसके बारे में बोलने से पहले मैं आप बोल दूँ, मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे, APSC सिविल सर्विस, स्टाफ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, स्टेट लेवल सिविल सर्विस एंड अदर्स एग्जामिनेशन, बायोसाइंस रिलेटेड टॉपिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स, जॉब इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स, अदर जॉब टॉपिक, वो भी आते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत प्रॉब्लम में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो आवर वीडियोस। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स कंट्रोवर्सी व्हाइल प्लानिंग मेजर प्रोजेक्ट्स। मतलब किधर भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, जिधर फॉरेस्ट है या कुछ आबादी है या उधर ह्यूमन सेटलमेंट्स है, उसको मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उस जगह पे, तो पहले वो जो लोग उधर अभी रह रहे हैं उसको थोड़ा अलग जगह पे उसका सेटलमेंट करना है, उसका हैबिटेशन शिफ्ट करना होगा। तो डिस्कस द मेजर सजेस्टेड फॉर मिटिगेशन ऑफ दिस इम्पैक्ट व्हाइल प्रपोजिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उधर भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो अगर फैक्ट्री होगा, प्लांट होगा, और भी इंडस्ट्रीज होगा, और कुछ मेजर डेवलपमेंट टाइप का कुछ प्रोजेक्ट होगा, मिल्स होगा, जो भी होगा। इंडिया में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज अम्यूजमेंट पार्क काफ़ी सारे कुछ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहा है। तो इसके लिए जितना कम हो सके उधर जो लोग अभी रिहेबिलिटेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स जो लोग उधर है, तो जो लोग उधर अभी रह रहे हैं घर बना के, बाद जो उधर अभी मतलब कि उधर उसका घर बना के अभी दिन गुजारा कर रहे हैं, तो उसको तुम लोग तो ऐसे ही तो नहीं उठा जा सकेगा। तो उसको जितना कम हो सके उसको उस लोगों को बेदर्दी व उसको कंपनसेशन देके जितना कम हो सके वो तो उसको स्ट्रेस कम देके उस लोगों को अदर जगह पे सेटलमेंट करना है। तो क्या मेजर्स लेना है इसके वजह से, वो क्या मेजर्स लेना है जिसके मिटिगेशन ऑफ दिस इम्पैक्ट वाइल प्रपोजिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उन लोगों का कुछ ज़्यादा हार्म ना हो और उन लोग को ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े उन लोगों को। तो क्या ले सकते हैं स्टेप्स, मेजर्स, इसके लिए आपको मेजर्स क्या सजेस्टेड मेजर्स, एप्रोप्रिएट मेजर्स क्या होगा, तो आपको लिखना है इसके बारे में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो साल भर पिछले कई साल से जो रेनफॉल कभी कभी इलाका में कुछ इलाका है, कुछ एरिया है जो बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है। हाल ही में केरला में एक फ्लड हुआ था, चेन्नई पे पहले फ्लड हुआ था, और काफ़ी कुछ असम में फ्लड हुआ था, तो काफ़ी कुछ बिहार में फ्लड हुआ था। तो काफ़ी कुछ जगह में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से डिस्कसिंग रीजन्स हो रहा है। डिस्कसिंग रीजन्स फॉर अर्बन फ्लड्स, शहर में भी बहुत फ्लड हो रहा है। मुंबई में फ्लड हो रहा है मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब एवरी ईयर, और कई साल बाद ईच एंड एवरी ईयर मतलब उधर फ्लड्स आता है, अर्बन फ्लड्स होता है। और मतलब तो हाईलाइटेड द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। अचानक कभी बारिश आ गया, बहुत
फ्लड हो गया तो उसके लिए क्या है, कैसा हम लोग को प्रिपेयर रहना है, कैसे उसको जितना उसका मतलब डिजास्टर कम कर सके तो कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है, किसके कैसे ऐसे मैकेनिज्म लेना है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। ओके, तो जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन यू हैव रीड थॉरोली इन द टेक्स्ट बुक एज वेल एज रेफरेंस बुक एज लिस्टेड। तो इस सभी जो क्वेश्चंस मैंने बताया अभी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरत है, और जो ये सालों ये क्वेश्चंस आते रहे ऐसी टाइप के क्वेश्चंस, तो सब लोग जो मैं बुक पहले मैं प्रीवियस वीडियोस में बोला था तो उस बुक लिस्टेड है, तो उसमें थोड़ा देख लेना, और स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, मेरा यूट्यूब चैनल में भी आएगा, और इंटरनेट भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। तो कैसे आंसर लिखना है, किस टाइप का आंसर होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बोलूँगा। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहना, और बहुत अच्छे टॉपिक्स मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।